गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और अपने नोट्स चैप्टर वाइज तैयार कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन में ड्रेनेज सिस्टम यानी भारत की अपवाह प्रणाली के बारे में। इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है, हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारतीय अपवाह तंत्र, 2 भागों में। ये पहला हिस्सा जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, किसी भी स्थान के आर्थिक विकास में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। नदियाँ आदिकाल से ही मानव के जीवन गतिविधियों को संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नदियों ने सभ्यता के विकास को, बसावट को हमेशा से ही प्रभावित किया है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं, चाहे हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पीलीबंगा जिनकी भी बात करते हैं, नील घाटी सभ्यता, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। नदियाँ जो कि जल उपलब्धता का स्रोत है, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, पेयजल के लिए, न केवल घरेलू उपयोग के लिए अपितु आर्थिक विकास के लिए भी, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो उद्योग धंधों की बात हो, सबके लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। नदियों के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और कृषि में सहजता होती है। भारत के अगर रिवर सिस्टम की बात की जाए, देखिए पहले ड्रेनेज बेसिन पे और भारत के रिवर सिस्टम पे पहुंचने से पहले हम ड्रेनेज बेसिन को यानी अपवाह बेसिन को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में अपवाह एक रिवर सिस्टम, किसी एक क्षेत्र विशेष में विकसित हुए नदी तंत्र को कहा जाता है। एक सिंगल रिवर, एक मुख्य नदी, जिसे मुख्य नदी, प्रधान नदी और उसमें मिलने वाली कई उसकी सहायक नदियाँ जो कि अलग अलग अपलैंड से, माउंटेन से, पहाड़ी भागों से मिल करके उसमें मिलती हैं, उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। ये निश्चित रूप से जो नदी तंत्र है वो वहाँ के भूवैज्ञानिक संरचना और रिलीफ यानी उच्चावत से प्रभावित होता है। ड्रेनेज बेसिन से जुड़े हुए कुछ विशेष शब्द जिनकी बात हम कर सकते हैं वो है सोर्स, जहाँ से नदी का उद्गम होता है; माउथ, जहाँ पर नदी का अंतिम बिंदु होता है, समाप्ति होती है; ट्रिब्यूटरी, मुख्य नदी में जो अन्य नदियाँ ला करके अपना जल डालती हैं वो उसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहलाती हैं, जिसके कारण मुख्य नदी में पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है, यानी गंगा मुख्य नदी है और उसकी एक सहायक नदी है यमुना। कन्फ्लुएंस, वो स्थान जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, इसे संगम भी कहा जाता है। वाटरशेड, 2 अपवाह बेसिन के बीच जो बॉर्डर होता है उसे वाटरशेड कहा जाता है। और एस्चुरी और डेल्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। एस्चुरी का तात्पर्य है, देखिए हमने नदी से बनने वाली स्थलाकृतियों की बात की फिजिकल ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर में। इसमें 2 जो डिपोजिशनल यानी नदी से निक्षेपात्मक जो स्वरूप है उनमें 2 आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा, जिसमें नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने लाए गए निक्षेप को जमा करती है, जिसमें ज्वारीय तरंगे कटाव छटाव करती हैं और जो आकृति बनती है उसे डेल्टा कहा जाता है। जबकि यदा कदा ये ज़्यादातर त्रिभुजाकार आकृति होती है, जिसे हेरोडोटस ने सबसे पहले शब्द दिया था। और यदा कदा ज्वारीय तरंगे इतनी प्रभावी होती हैं और नदी द्वारा लाया गया मलबा, अवसाद इतना कम होता है कि उसे जो समुद्री तरंगे हैं वो वाइप आउट करके उसे ले जाती हैं, तो इकट्ठा नहीं होने देती है, इसे कहा जाता है एस्चुरी। इसी तरह से चैनल, द फिजिकल confines of the river
एनकम्प्लिशिंग बैंक और बैड, जिसकी वजह से जिसमें कि किनारे पाए जाते हैं उसे कहा जाता है चैनल। ये रिवर बेसिन जो है ओपन सिस्टम है जिसमें पानी का इनपुट और आउटपुट यानी अधिगम और बाह्यगम दोनों देखा जाता है। ये एक डायग्राम है जो इन चीज़ों को बताता है, प्रदर्शित करता है। भारतीय रिवर सिस्टम को, अगर भारतीय अपवाह प्रणाली को अगर बांटा जाए तो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हिमालय रिवर्स और यानी हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में दो, फिर से इसके कैटेगराइजेशन है, दो प्रमुख उपभाग हैं। एंटीसीडेंट यानी कि जो कि हिमालय के उद्गम से पूर्व की हैं, और नॉन एंटीसीडेंट यंगर देन हिमालय यानी कि जिनका फॉर्मेशन, जिनकी उत्पत्ति हिमालय के बाद हुई। इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली दो मुख्य नदियों का विभाजन किया गया। ये जो रिवर सिस्टम है हिमालय का, वापस से 3 रिवर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इंडस, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र की, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख हैं। देखिए ये जो प्रमुख नदियां हैं, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको एक मानचित्र बनाना है, फिजिकल मैप इंडिया का, जिसमें ये सारी नदियां विद स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्री बनाने का उद्देश्य ये है कि किस राज्य में कौन सी नदी होकर के प्रवाहित हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट के दृष्टिकोण से, इसीलिए आप स्टेट बाउंड्री में, एक फिजिकल मैप में और एक स्टेट बाउंड्री में पैरेलल 2 मैप बनाइएगा। इसमें एक जो वाटर डिवाइड हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें अरावली जो पर्वतमाला है वो यहाँ से महादेव, मैकाल और पश्चिमी घाट तक का जो क्षेत्र है वो वाटर डिवाइड का काम करता है, जो दोनों तरफ से। इसमें बहुत महत्वपूर्ण रिलीफ जिसकी बात हमने की, उच्चावच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारे रिवर बेसिन्स जो जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनके रिवर बेसिन्स यानी कि जो मुख्य नदियाँ और उसकी जो सहायक उसमें जो आकर के मिल रही है, उस नदी का जो क्षेत्र होता है वो उसका पूरा बेसिन, रिवर बेसिन कहलाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। हम सबसे पहले बात करते हैं, सर्वप्रथम जिसकी बात हम करेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु जो कि मुख्य रूप से जिसके विषय में ये महत्वपूर्ण है कि ये मुख्य रूप से 5 नदियों का मेल है। अरब सागर में पश्चिमी हिमालय के हिमालय प्रदेश का जो जल अरब सागर में गिरता है, इसका सिंधु नदी जो कि प्रमुख नदी है, वहाँ से शुरू करेंगे हम। ये लद्दाख श्रेणी की उत्तरी भाग में 5000 मीटर की ऊंचाई से कैलाश चोटी के दूसरी ओर से आकर निकलती है और इसमें कई और नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से ये ठीक उल्टी है। सिंधु की कई सहायक नदियां, जिनमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हम सर्वप्रथम बात करते हैं इसी क्रम में झेलम, जो कि इसका जो स्लाइड है इसमें बताया गया है उनका उद्गम बिंदु और इनका इम्पोर्टेंस। तो झेलम जो है वो वेरीनाग, कश्मीर में जो शेषनाग झील से निकल करके वेरीनाग भी कहा जाता है, पीर पंजाल के फुटहिल्स में है ये, और दक्षिण पूर्व की ओर कश्मीर में प्रवाहित होती है। चेनाब में ये मिलती है और इसमें अनंतनाग और बारामूला के बीच ये नेविगेबल भी है, यानी नव्य है ये, और इसमें तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वूलर लेक के पास
इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो आती है चेनाब, ये चंद्रा और भागा दो नदियों की बारालाचा, जहाँ से लाहौल घाटी में बारालाचा दर्रे से विपरीत दिशा में 4900 मीटर की ऊंचाई से चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, उनके रूप में निकलती हैं और हिमाच्छादित पर्वतों से निकलकर हिम पिघलकर इनमें निरंतर आती रहती है। ये इम्पोर्टेंस की दृष्टि से बात करें तो ये इंडस की, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में प्रवाहित होती है। हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ इसी पर बने हुए हैं। तीसरी है रावी। रावी जो है रोहतांग पास में कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और चंबा वैली में स्टेट में प्रवाहित होती है। ये पीर पंजाल और धौलाधर के एरिया के बीच में बाहर निकलती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती हैं। व्यास जो रावी के स्रोत के निकट ही ये नदी में निकलती है, व्यास कुंड रोहतांग पास के पास ही है, ये निकट है ये, और ये पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच सतलज नदी के पास मिलती है। हरी के स्थान पर इनका उद्गम होता है, वहाँ पर ये कन्फ्लुएंस संगम करती हैं और ये एकमात्र नदी है जो पूरी तरह इंडियन टेरिटरी में, जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सिंधु क्रम की कौन सी नदी पूरी तरह, कौन सी सहायक नदी पूरी तरह इंडियन टेरिटरी में, भारतीय संप्रभुत्व में है, तो वो व्यास नदी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसी तरह सतलज जो कि राकश ताल के पास, मानसरोवर के पास से तिब्बत में निकलती है, ये इंडस के लगभग पैरेलल 400 किलोमीटर पहले लगभग भारत में एंटर करती हैं और गॉर्ज रोपड़ के पास में एक बाहर निकलती गॉर्ज बनाती हैं। ये शिपकीला हिमालय रेंज में और पंजाब प्लेन में एंटर करती है। ये एक पूर्वगामी नदी है, यानी हिमालय के उद्गम से पूर्व की नदी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कैनाल सिस्टम को ये फीड करती है और नाथपा झाकड़ी जो रन ऑफ वाटर है इसका सतलज में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिंधु क्रम है, ये विशेष क्रम है। ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें कई प्रोजेक्ट्स भारत और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसका अपवाह क्षेत्र है, तो ये इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है गंगा, जो नदी तंत्र है उसकी बात करते हैं। गंगा उत्तर की सबसे महत्वपूर्ण, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का, देखिए ये जो ऊपर का मैप है ये बताता है इसके ओरिजिन को, जिसमें जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित नाम है। अलकनंदा जो कि गढ़वाल से निकलती है और अलकनंदा में भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल है। ये धौली जो नीति दर्रे के निकट जास्कर श्रेणी से निकलती है और विष्णु गंगा जो माना दर्रे के निकट कामेत से निकलती है, आदि नदियों के मिलकर बनने से बनती है और ये दोनों विष्णु प्रयाग के निकट एक हो जाती हैं। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर जो विष्णु प्रयाग है वहाँ पर ये एक होती है और इसके बाद अलकनंदा मध्य हिमालय के प्रमुख और गहरे खड्ड में होकर के बहती है और एक और नंदा देवी और दूसरी ओर बद्रीनाथ की ऊंची चोटियाँ हैं। इसकी अन्य सहायक नदियाँ पिंडार हैं। पिंडार हिमनद से निकलकर कर्ण प्रयाग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ये वाला हिस्सा है, हम देख सकते हैं कर्ण प्रयाग, यहाँ पर पे ये पिंडार इसमें आकर के मिल रही है। मंदाकिनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मंदाकिनी है वो रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर रुद्रप्रयाग में आकर के इससे मिलती है और त्रिशूल पर्वत के पश्चिम में पिंडार और नंद का जो नंद प्रयाग है वहाँ पर इसमें नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पर अलकनंदा और ये भागीरथी आ रही है और ये अलकनंदा आ रही है, दोनों देव प्रयाग में आकर के एक हो जाती हैं
और शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी के नाम से ये पूरा आप देख रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ से ये आगे बढ़ती है। तो इसका एक गैंगटिक जो गंगा का ओरिजिन है, इसका एक अलग से एक छोटा डायग्राम जिस तरह बनाया गया उसे भी आप बना लीजिएगा, जिससे इसे याद रखने में सुविधा हो। गंगा नदी का मुख्य स्रोत जो है गंगोत्री हिमानी से, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ से निकलती है और नीचे उतरकर गंगोत्री का बहुत ही पवित्र धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है। इसके बाद में अगर हम इसकी अन्य आगे इसकी बात अगर करें तो इसमें जो सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं वो यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री, बांदरपुंछ जो गढ़वाल में है वहाँ से है ये, और गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के अंतर्गत आती है ये। इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। इलाहाबाद में ये गंगा को प्रयागराज जिसे नाम दिया गया है वहाँ पर ज्वाइन करती है ये, और एंशियंट पास्ट में इसे सरस्वती रिवर की जो माना जाता है कि इसी के अंतर्गत मिलती थी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसके अंतर्गत आती हैं रिंद, सिंगार, वरुणा, हिंदन। दूसरी गंगा की ट्रिब्यूटरी है चंबल जो कि यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में मानी जाती है। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से महू जो मालवा प्लेटू है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिन होती है, और इसके जो रीसेंट जियोलॉजिकल अपलिफ्ट हैं, पुअर रेनफॉल यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीवियर इरोजन हुआ है बहुत ज़्यादा। जब वर्षा से होता है तो बहुत ज़्यादा इरोजन, इसकी वजह से यहाँ पर बीहड़ बने हैं, आप देख सकते हैं, बीहड़ के लिए जानी जाती है ये। नेक्स्ट है गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है और धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच है ये, और इसमें दो स्ट्रीम्स मुख्य रूप से काली गंडक और त्रिशूल गंगा की स्ट्रीम्स इसमें मिलती हैं। गंगा प्लेन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में और सोनपुर पटना के निकट ये इसमें ज्वाइन करती है। घाघरा जो ये मुख्य रूप से ग्लेशियर्स जो है ये मैपचांगजू में से ओरिजिन होती है और गंगा में छपरा में मिलती है ये। कोसी जो है ये नॉर्थ अगर उत्तर की ओर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट के निकट उत्तरी भाग में, माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग से तिब्बत में निकलती है ये, और एक पूर्वगामी नदी है ये, एंटीसीडेंट है। इसकी 7 स्ट्रीम्स हैं, सप्तकोशी नेपाल में इसीलिए इसे नाम दिया जाता है। इसकी जो मेन स्ट्रीम्स गोसाई थान पीक जो इसकी मुख्य रूप से जो अरुण जो इसकी मेन स्ट्रीम है वो निकलती है। इसके बाद में ये प्लेन एरिया में आती है, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है और कई भागों में जो मलबा इकट्ठा करने के कारण कई भागों में ब्रेडेड भी हो जाती है, बट भी जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लड्स हैं, बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा आती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये बिहार में मतलब इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, जो बाढ़ के टाइम, मानसून के टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण ये आसपास के क्षेत्र में आदिवासियों में बहुत डिवास्टेशन करती है, विनाश करती है। इसके अलावा रामगंगा जो कि गढ़वाल हिल गैरीसान से निकलती है और गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। दामोदर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के पूर्वी सीमांत से निकलती है और रिफ्ट वैली से प्रवाहित होते हुए हुगली में फाइनली ज्वाइन करती है। बाराकार इसकी लार्जेस्ट फीडर है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए आप, बंगाल का शोक और बिहार का शोक, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस पे दामोदर वैली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट भी है और दामोदर की खास बात है कि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू की जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। इसकी वजह से यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। शारदा सरयू मिलन ग्लेशियर जो है नेपाल हिमालय के वहाँ से उत्पन्न होती है ये, और नेपाल और कुमायूं में के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है ये। नेपाल हिमालय में ये गौरी गंगा के नाम से भी जानी जाती है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर काली और घाघरा में फाइनली मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग हिल से उद्भव होती है और गंगा में लेफ्ट
बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में वेस्ट बंगाल में मिलती है। इसके अलावा सोन जो कि अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक पठारी भाग से इसका उद्भव है और एक सीरीज ऑफ वाटरफॉल बनाती है। ये कई सारे वाटरफॉल्स हैं। अमरकंटक जो पठारी भाग है और आरा में, पटना के जो आरा में, वहाँ पर पहुँचती है और गंगा को जॉइन करती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए गंगा के बारे में, देखिए इसका एक वीडियो मैं वो भी बताऊंगी जिसमें हम सारे जो नदियां हैं उनके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो उसकी भी बात हम करेंगे। गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा के विषय में गंगा और इसकी सहायक नदियां जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड से लगा करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल तक के क्षेत्र को कवर करती हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में जो जल की उपलब्धता है उसके कारण यहाँ पर सॉइल फर्टाइल है, कृषि पर्याप्त मात्रा में होती है जो कि जनसंख्या घनत्व को भी बढ़ावा देती है। इसकी कई इम्पोर्टेंस हैं, तो ये आप सब इसके बारे में परिचित हैं। अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र, तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी क्रम है वो है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। ब्रह्मपुत्र का जो व्युद्भव है वो चेमायुंग डोंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में जो है मानसरोवर लेक के पास वहाँ पर है और मानसरोवर लेक से इसे मरियमला अलग करता है। इस रिवर का जो सोर्स है वो तिब्बत में मुख्य रूप से है और इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ईस्टवर्ड, पूर्व की ओर उत्पन्न होने के बाद ये पूर्व में हिमालय के पैरेलल चलती है और इसमें कई ट्रिब्यूटरीज अपना जल, लार्ज वाटर जो अमाउंट है, वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। सांगपो द फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो रागा सांगपो है जो कि लात्सी जोंग में इससे मिलती है। इसके बाद नमचा बरवा में ये यू टर्न लेती है, हेयर पिन के स्टाइल में, हेयर पिन जिस तरह से यू आकार के होता है उसी तरह से, और अरुणाचल प्रदेश में ये सदिया टाउन के पास में इंडिया में वापस ये अरुणाचल प्रदेश के पास प्रवेश करती है। एक दिहांग में एक डीप जो गड्ढ है, एक कह सकते हैं हम, गहरा गड्ढा है, एक ट्रेंच है, वहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पर इसे सियांग और दिहांग नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर दिबांग, लोहित, कैनुला, इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं जिससे वाटर वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है। बांग्लादेश में धुबरी के पास ये प्रवेश करती है और साउथ की तरफ ये फ्लो करती हैं। फिर तिस्ता इसकी राइट बैंक इसमें मिलती है, जिसे जमुना भी कहा जाता है। ये तिस्ता जो है वो पहले गंगा की प्रयोर 1787 की फ्लड से पहले इसकी वो थी, लेकिन बाद में इसका कोर्स डाइवर्ट हो गया और बाद में ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करने लगी। जमुना और गंगा का जो कन्फ्लुएंस है गोवालंडो और आफ्टरवर्ड्स बाद में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। साउथ में पद्मा मेघना से जुड़ती है, बराक नदी, भारत में बराक नदी है, और इसके बाद मेघना के रूप में ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में अपना जल निष्कासित करती है। इसको आप यहाँ पर बहुत क्लियर देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र किस तरह से इसमें तिस्ता मिली, जमुना के रूप में ये हुई, गंगा का इसमें जो पद्मा के रूप में आगे हुई, फिर मेघना इसमें आकर के मिली और यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। तो ये जितने भी नदियां हैं, मुख्य नदियां जिनकी बात हमने की, इसे समराइज मैं फिर से कर देती हूँ एक बार। जो भारत का नदी तंत्र है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ग्लेशियर फेड रिवर जो कि हिमालय से उत्पन्न हुई हैं, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय की जो नदियां हैं वो तीन मुख्य नदी तंत्र हैं, जिनमें सिंधु क्रम, जिनकी जो सहायक नदियां हैं वो सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। इसी तरह से गंगा नदी क्रम, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना और उनकी कई सहायक नदियां, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। इन तीनों का आप ओरिजिन और इनका एग्जिट पॉइंट, इनकी सहायक नदियां और उनका उद्गम स्थल जहाँ से ये उद्भव हो रही हैं और जहाँ पर इनका संगम हो रहा है, इनको आप एक चार्ट की फॉर्म में बना लीजिए और एक कंप्लीट मैपिंग कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम
जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे। तब तक थैंक यू एंड टेक